नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो चलेगी यहाँ पे बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न चलेंगे, जो कि टेट, सी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं। तो जो लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के प्रश्न बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न रखे गए हैं सभी छाट के प्रश्न रखे गए हैं, ताकि एग्जाम में आप लोगों को हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। 11 प्रश्न बनाए गए हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पे निर्धारित किया जा रहा है। यहाँ पे 11 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पे 10 में से 10 या 9 प्रश्न आप लोगों को सही करना है। और जितने लोगों का एकदम सही आएगा करेक्ट आंसर, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में, क्लास खत्म होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। और हर एक प्रश्न को हम क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे, आखिर वो कहता क्या है और किस प्रकार से उसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। यहाँ पे कह रहा है किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले जानेंगे प्रश्न के बारे में, फिर उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला अन्वेषण कह रहा है, तो आप लोगों को पता है अन्वेषण में होता है खोज। क्या होता है? खोज होता है। यहाँ पे कह रहा है साधन साक्ष्य, यहाँ पे विश्लेषण कर रहा है, विश्लेषण में होता है बांटना, ठीक है। और साधन साक्ष्य की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, साधन साक्ष्य की बात कर रहा है। तो साधन साक्ष्य में होता है किसी वस्तु को प्रस्तुत रूप में आपके समस्त उपस्थित हो, उसके बारे में आपको जानना, विश्लेषण करना है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि पश्च अन्वेषण यानी सबसे पहले खोज होना चाहिए, फिर साधन है आपके समझ, फिर विश्लेषण यानी कोई वस्तु है उस पर आप सोच रहे हैं यानी खोज कर रहे हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या कह रहा है, एल्गोरिदम कर रहा है, दूसरा कर रहा है मानसिक प्रवृत्ति कर रहा है, और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि स्वतः शोध कर रहा है, और चौथा कर रहा है हमारा यहाँ पे कि प्रक्रियात्मक होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो देखिए एल्गोरिदम में होता है छोटा यानी सबसे छोटी इकाई, ठीक है। और यहाँ पे मानसिक प्रवृत्ति यानी आपके सोचने की जो शक्ति है उसको कह रहा है स्वतः शोध यानी खुद से खोज की बात कर रहा है। और प्रक्रियात्मक क्या होता है, मानसिक क्रिया में बदलाव को क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का दूसरा आया है मानसिक वृत्ति, वो आपका सही है, क्योंकि अन्वेषण में होता है खोज। जब तक आप अपने मानसिक का प्रयोग नहीं करेंगे, मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेंगे, सोचने समझने की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, किसी पे यानी बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। साधन साक्ष्य पे ही आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, दूसरे के साथ जाएगा। कमेंट आप लोग फास्ट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा ये कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है। किसने कहा है कि सीखने का जो वक्र होता है, याद रखिएगा सीखने का वक्र आप देखिए किस प्रकार से बनता है। आप सही सीख रहे थे, इस प्रकार से उन्नति का बनेगा, ठीक है, उन्नतर का बनेगा, यानी पहले उन्नति होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, आपकी सीखने की गति कम होगी, फिर इसके बाद सीधा कभी भी ग्राफ नहीं बन सकता, उन्नति का केवल नहीं बन सकता। कभी भी आप क्या करते हैं, सीखते हैं तो लगातार सीखते जाते हैं, फिर एक ऐसा समय आता है जहां पर आप क्या करते हैं, आपकी सीखने की गति रुक जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे पठार बन जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति, यानी जो सीख रहे हैं गति उसकी और प्रगति, ठीक है। मान लीजिए आप सीख रहे हैं, ठीक है, उसकी जो गति है और प्रगति कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला कहा है रास ने कहा है, दूसरा एबिंघास ने कहा है, तीसरा स्किनर ने कहा है, चौथा कहा है कि ML बिग्गी ने कहा है। तो राइट आंसर क्या है, देखिए ये प्रश्न आपको टेट में जरूर मिलेंगे, सुपर टेट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे एबिंघास के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, एबिंघास। इसका राइट आंसर होगा हमारा दूसरा। कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। देखिए मोबाइल इस समय हाथ में नहीं, इसलिए आप लोगों का कमेंट नहीं देख सकते हम, इसलिए क्या करिए आप लोग कमेंट करते चलिएगा सभी लोग उत्तर को, ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। याद रखिएगा थार्नडाइक के
दो नियम दिया है इन्होंने, एक मुख्य नियम दिया है, एक गौड़ नियम दिया है। मुख्य नियम 3 होते हैं और गौड़ नियम 5 होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा है। तो एक बार आप लोगों को बता दें कि इनके नियम कौन कौन से हैं। देखिए, इनके मुख्य नियम जो था आपका, याद रखिएगा, अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम था, तत्परता का नियम था। तो यहाँ पे कहा है प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। तो किस कौन शामिल नहीं है यहाँ पे? साहचर्य स्थानांतरण का नियम इनका शामिल नहीं है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इनके गौड़ नियम है, तो मनोवृत्ति का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है और अनुरूपता का नियम, और यहाँ पे हमारा साहचर्य स्थानांतरण का नियम। ठीक है, ये आपका गौड़ में चला जाएगा। और मुख्य नियम में आपके आएंगे कौन कौन से? अभ्यास के नियम, प्रभाव के नियम और तत्परता के नियम। ये इनके मुख्य नियम है। और ये जो आपका है, ये कौन सा आपका है? आपका गौड़ नियम है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा? हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन होगा हमारा यहाँ पे? तीसरा होगा। साहचर्य का नियम गौड़ नियम में आएगा, मुख्य नियम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है और कितना अच्छा प्रश्न ये है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ठीक है, अब बताइए अनुकूलित अनुक्रिया होता क्या है। अगर हम ये जान लेंगे तो प्रश्न को आसानी से क्या करेंगे, हम बना लेंगे। ठीक है, प्रश्न को ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित मीन्स होता है बदलाव। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? अनुकूलित मीन्स होता है बदलाव। ठीक है, अनुक्रिया मीन्स होता है किसी कार्य को करना। सिद्धांत किसके? अनुकूलन यानी बदलाव पर बल देता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि व्यवहार, दूसरा कह रहा है चिंतन, तीसरा कह रहा है कि तर्क, चौथा कह रहा है हमारा कि अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए जी। इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप किसी माहौल में जाते हैं, ठीक है, और उस माहौल में आप ढल जाते हैं तो अनुकूलित हो जाए, यानी उसके अनुसार आप ढल जाते हैं। ठीक है, तो समायोजन भी कर सकते हैं और समावेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर आप जाते हैं उसके अनुसार हो जाते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो आप ये किस पे बल देता है? तो आपके व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? ये आपके व्यवहार पे। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारे यहाँ पे? पहले के साथ जाएगा, व्यवहार के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला होगा। अनुकूलित अनुक्रिया यानी एक ही कार्य को, याद रखिएगा, एक ही कार्य को अगर इस तरीके से हम जाने कि अनुकूलित होता क्या है, तो यानी अस्थायी हो जाना, यानी एक ही कार्य को बार बार करते रहना। ठीक है, बार बार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलित कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। अपना टारगेट याद रखिएगा सभी लोग, क्योंकि 11 प्रश्न है, 9 या 10 प्रश्न आप लोगों को आज सही करना है। देखिए 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 5वां तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है। कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। देखिए इतना आसान तो नहीं मिल सकता, ये टेट का प्रश्न है, याद रखिएगा, टेट का प्रश्न है। कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा? नैमित्तिक, याद रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। दूसरा कह रहा है प्राचीन अनुबंधन, तीसरा कह रहा है समीपस्थ अनुबंधन, चौथा कह रहा है कि चिन्ह अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सभी लोग फास्ट करिए तो जी, कमेंट फास्ट करिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन यानी पुराने अनुबंधन को सीखना। ठीक है, समीपस्थ का, ठीक है, यानी विस्थापित होना। चिन्ह यानी किसी चीज को देखना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दूसरा नाम क्रिया प्रसूत का, तो दूसरा नाम जो है हमारा यहाँ पे नैमित्तिक अनुबंधन। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ? 5वें का पहले के साथ जाएगा। इसका राइट आंसर है 5वां। आगे बढ़ रहे हैं, सभी लोग कमेंट अपना करते जाइएगा, फास्ट कमेंट करिएगा सभी लोग। छठा हमारा देखिए क्या कर रहा है, ये तो और भी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। यहाँ पे सीखने, देखिए अधिगम में से क्या होता है, याद रखिएगा, एक मिनट। देखिए अधिगम में से होता क्या है, तो अधिगम में से हमारा होता है सीखना। क्या होता है? सीखना होता है। अधिगम मिस होता है हमारा क्या? सीखना होता है अधिगम मिस। तो कह रहा है कि निम्न में से अधिगम की एक विशेषता नहीं, यानी सीखने की एक विशेषता नहीं है। तो हमारा देखिए पहला क्या कह रहा है? पहला हमारा कह रहा है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। दूसरा हमारा कह रहा है कि अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है हमारा कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। और चौथा कह रहा है कि अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? छठे का राइट आंसर क्या जाएगा? विशेषता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखिए,
सीखने की बात किया है, यहाँ पे सीखने की बात किया है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अधिगम में व्यवहार अपेक्षाकृत अस्थायी, यानी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत, यानी आपके व्यवहार में किसी को देख कर क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप एक सही व्यक्ति हैं और किसी बुरे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपका उसका जो गुण है आप में अटेंस होता चला जाएगा, यानी जुड़ता चला जाएगा। उसकी क्रिया को आप सीखेंगे नहीं, स्वतः ही सीखते चले जाएंगे क्योंकि आप उसके साथ रहेंगे। तो व्यवहार में आपके क्या होगा, ये परिवर्तन होगा। ठीक है, ये भी सही हमारा है। अधिगम प्रणाली की अभिवृत्ति है, क्या होता है, अधिगम जो होता है आप सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो ये भी सही है। और यहाँ पे तीसरा करा कि अवलोकन प्रत्यक्ष, देखिए कभी भी आप अधिगम अवलोकन का प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है, ये आपका गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये विशेषता नहीं है अधिगम की, याद सीखने की ये आपकी प्रवृत्ति नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है, देखिए कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि दिखा, यहाँ पे सीखना, यहाँ पे सीखना होगा, याद रखिएगा क्या होगा, सीखना होगा, यहाँ पे सीखना होगा। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, तो पहला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारा स्वतः ही यादृच्छिक क्रिया है, दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक संक्रिया है, और यहाँ पे कह रहा है तीसरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, और चौथा कह रहा है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो 7वें का राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि स्वतः यादृच्छिक क्रिया, यानी स्वतः ही सीख जाते हैं, ये तो आपका गलत है। संज्ञानात्मक प्रकृति है, यानी क्या है, संक्रिया है, यानी संज्ञानात्मक में होता है आपका सीखना, और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और तीसरा करा कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें यहाँ पे करा कि व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, यानी जो व्यक्ति है उसकी तुलना किससे की गई है, पशुओं से की गई है, तो ये तो आपका क्या है, गलत है, ये भी गलत है। और राइट आंसर जो जाएगा हमारा किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, यानी जैसा आपका माहौल रहेगा उस तरीके से आप सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अगर छोटा बच्चा है उसे आप एक अच्छे स्कूल में डालेंगे तो अच्छे तरीके से सीखेगा, लेकिन अगर उसे स्कूल में ना भेजकर आप बच्चों के साथ छोड़ देंगे, खेलता कूदता रहेगा, तो उसकी शारीरिक जो शक्ति है मजबूत होगी, लेकिन सीखने की गति जो होगी वो कमजोर होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे 7वें का जो है चौथे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, राइट आंसर चौथा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा और अपना एक जो नंबर है काउंट करते चलिएगा कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कोई भी आप नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा वाक्यों के निर्माण से, दूसरा कह रहा है शब्दों के निर्माण से, तीसरा हमारा कह रहा है कि अक्षरों एवं शब्दों के साहचर्य यानी मेल से, और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, सभी लोग जी कमेंट करिए। कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ, यानी आप सीखने का जब प्रयास करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं। तो इसका राइट आंसर 8वें का क्या जाएगा जी, एकदम राइट आंसर इसका किसके साथ जाएगा, हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अक्षरों और शब्दों के माध्यम के साचर्य, यानी साचर्य में होता है जोड़ मिलाप, ठीक है, उसके द्वारा होता है। तो अक्षर और शब्द को मिलाकर ही आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, और एक बार अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। और एक बात और कहेंगे कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और कल की क्लास आप लोगों की और भी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कल आप लोगों को कुछ मैथ के ट्रिक चलेंगे। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी ही मतलब होता है वो बच्चे जो शिक्षा से जो अपंग हो, यानी जो ठीक से सीख ना सकते हैं। जैसे समावेशी विकलांग बालक हो गए, काने हो गए, बहरे हो गए, ऐसे बालक, ठीक है, जो क्या है, विकलांग है, ठीक है, यानी वो सीख ना सकते हैं। जैसे आपने वो मूवी देखा होगा तारे जमी पे, उसमें क्या होता है, बालक जो होता है वो सभी वर्डों को क्या करता है, उल्टे लिखता है, यानी डिसलेक्सिया उसको रहती है, वो सभी शब्द को उल्टे लिखता है। तो उसी प्रकार समावेशी वो बच्चे होते हैं जो ठीक से सीख ना पाते हों, उन्हें समावेशी बालक कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के
छात्र शामिल होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए करा कि सामान्य और विशिष्ट बालक, करा कि केवल सामान्य बालक। तो जहाँ पर भी केवल शब्द लगे उसे क्या करिए, तुरंत क्या करिए, काट दीजिए, क्योंकि केवल शब्द एक नेगेटिव वर्ड है, ये आपका गलत है। और देखिए यहाँ पर भी केवल शब्द आया है, ठीक है, केवल विशिष्ट बालक, केवल शब्द को ही नहीं रखेंगे, ये भी गलत है। और कह रहा है कि बहुभाषीय और प्रतिभाशाली छात्र को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा दो तो कट गया, पहला और दूसरा कट गया, तो बचा हमारा कौन सा, यहाँ पे पहला और यहाँ पे चौथा, दूसरा तीसरा कट गया है, तो पहला और चौथा बचा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 8-9वें का क्या जाएगा जी, सामान्य एवं विशिष्ट बालक। हुए बालक, सामान्य बालक हुए बालक होते हैं जो ठीक से सीख न पाते हो, और विशिष्ट बालक को कहते हैं जिन्हें शिक्षा का विशेष आवश्यकता होती है, ठीक है, जो स्कूली जीवन से कट गए हैं, या फिर विकलांग बालक कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सामान्य एवं विशिष्ट बालक, बहुभाषी यानी अनेक अनेक भाषा को जानने वाले प्रतिभाशाली बालक, वे बालक जो कक्षा में अपनी प्रतिभाशालिता को सबसे श्रेष्ठ में रखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और जो बहुभाषी यानी सभी भाषाओं को जानते हैं, उन्हें बहुभाषी, यानी 2-3 भाषाओं को जानते हैं, उन्हें बहुभाषी कहते हैं। यानी अलग अलग राज्य से आए हुए बालक की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले बालकों की भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है, तो उन्हें बहुभाषी बालक कहते हैं। और प्रतिभाशाली बालक उन्हें कहते हैं जो सीखने में तत्पर होते हैं, यानी सभी को आसानी से सीख लेते हैं। तो सामान्य बालक वो होते हैं जो सीखने की गति से थोड़ा कम होते हैं, और विशिष्ट बालक जिनको अधिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे गया था पहले के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9-10वें प्रश्न पे। इसके बाद एक प्रश्न और आप लोगों के लिए रखा गया है, जो कि आप लोगों के लिए विशेषकर रखा गया है, तो उसे आप लोग ही बताएंगे। उससे पहले 10वां प्रश्न बता दीजिए। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि गणित से, ठीक है, गणित से की बात कर रहा है कि संबंधित अधिगम अक्षमता, यानी गणित को ठीक से न समझने वाले बालक को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, हमारा पठन दोष, यहाँ पे गणना दोष, निरस्तता दोष, कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, गणना दोष, क्योंकि यहाँ पे गणना मिस होता है कैलकुलेट, और गणित में आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हमारे यहाँ पे गणित से संबंधित होगा हमारे यहाँ पे गणना दोष, यानी कह सकते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मिस होता है गणित संबंधित अक्षमता, ठीक है, जिसमें गणित में बालक ठीक से जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी जोड़ गुणा भाग नहीं कर सकता है, उसे गणना दोष कहते हैं या फिर डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। पठन दोष आप लोग कमेंट में बताएंगे कि पठन दोष को क्या कहते हैं, निरस्तता दोष को क्या कहते हैं, ठीक है, इसे आप लोग कमेंट में बताएंगे। और 11वां प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है, तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न आप लोग कितने अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या कहा है, जरा एक बार ध्यान से देखिए, कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि अभिभावकों की भागीदारिता का न होना, और दूसरा कह रहा है अलगाव का होना, तीसरा कह रहा है कि क्षमता निर्माण का अभाव होना, और चौथा कह रहा है कि संवेदनशीलता। और इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, और अपना उत्तर बताइएगा कि आज आप लोगों ने 11 में से, याद रखिएगा 11 प्रश्नों में से कितना किया है, ठीक है, 11 में से कितना किया है, 9 प्रश्न सही किए हैं या फिर 10 प्रश्न सही किए हैं, कितने प्रश्न आप लोगों ने किया है सही, उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल आप लोगों के जितने भी लोगों के उत्तर आएंगे कल की क्लास में उनके नाम बता दिए जाएंगे कि इनके 9 और 10 सही हुए हैं प्रश्न, ठीक है। तो 11 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितने लोगों का सही होगा कल की क्लास में बता दिया जाएगा कि समावेशीकरण की सफलता की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यक है किस पे। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि अभिभावकों की भागीदारी का न होना, दूसरा कह रहा है अलगाव का होना, तीसरा कह रहा है कि क्षमता निर्माण का अभाव, और चौथा कह रहा है कि संवेदनशीलता। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप लोग। देखिए जो लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11 का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग 11 का उत्तर देंगे। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कहेंगे कि जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो आज की आपकी क्लास आज की आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।